नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हमारे यहाँ कहा जाता है कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद में मिलता है, तो बहुत अनमोल है। हीरा जन्म अनमोल कहा जाता है इस मनुष्य जन्म को। कहा भी ये भी जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे और जब मुंह में मिट्टी खा रखी थी और यशोदा मैया ने जब मुख खोला तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। ऐसा अहम ब्रह्मास्मि वाली बात मनुष्य के बारे में कही जाती है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद में भी, जिसके बारे में कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाया है, एक ब्रह्मांड बाहर है तो एक अंदर है, ऐसे में अगर वो मनुष्य जीवन कुछ बेवकूफ़ियों के कारण से, कुछ गलतियों के कारण से, खुद की या कभी किसी और की गलती के कारण से खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो ऐसे ब्रह्मांड को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम जिम्मेदार होंगे? अधिकारी जिम्मेदार होंगे? जिन्होंने वो काम करवाया था वो जिम्मेदार होंगे? ये समाज जिम्मेदार होगा? या फिर कोई और पर हम जिम्मेदारी टाल के अपने आप को फिर संतुष्ट लेकर के बैठ जाएंगे? ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक जीवन का कुछ मूल्य होता है जो सबको चुकाना पड़ता है। लेकिन वो मूल्य ना चुकाना पड़े, हम अपना काम समझदारी से करें, उसके अवेयरनेस लोगों के बीच में लेकर के जाएं। इसी कारण से सड़क सुरक्षा माह पूरा का पूरा मनाया गया, जिसका केवल 2 दिन पहले ही समापन हुआ है और बहुत बेहतर तरीके से ये सारे के सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारे साथ में आज स्टूडियो में पधारे हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं श्रीमान राकेश शर्मा जी। आप हैं RTO जयपुर, यानी कि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी। राकेश जी, आपका दूरदर्शन स्टूडियो में बहुत स्वागत, अभिनंदन। राकेश जी, बात की शुरुआत सीधा सीधा यहीं से करते हैं, क्योंकि सड़क सुरक्षा माह जो है वो हम लोगों ने अभी देखा कि किस तरीके से पहले सप्ताह मनाया जाता था और 4 गुना समय बढ़ा करके इसको माह किया गया, क्योंकि शायद ये लग रहा है हम सभी को कि एक एक जीवन का कितना महत्व है। और बढ़ती जनसंख्या में, बढ़ते व्हीकल्स के शोर में, बढ़ते प्रदूषण में इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाना है, इनका प्रबंधन, क्योंकि प्रबंधन ही असली कला है और ये कला जिसने सीख ली वो फिर उसके बाद में सब कुछ ठीक तरीके से कर सकता है। तो क्या कुछ किया गया इस पूरे सड़क सुरक्षा माह में, ज़रा उसका आप हम सभी को जानकारी दें। देखिए, जब ये कोरोना का आपदा आई जी, तो लोग बड़े सतर्क हुए और बहुत हमने प्रिकॉशंस रखे, मास्क पहने और टाइम पे टेस्टिंग हुई और लाखों लोगों ने इसमें और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैनेजमेंट किया। जी, लेकिन क्या आपको पता है कि कोरोना से जितनी डेथ नहीं हुई उससे ज़्यादा डेथ सड़क दुर्घटनाओं से हुई है। एग्जैक्टली। तो ये एक सोचने की बात है कि लोग जिस चीज़ों को जान के भी अनजान बन जाते हैं। सो उसी उद्देश्य से अब की बार सड़क सुरक्षा माह मनाया गया है। अब तक तो प्रतिवर्ष सप्ताह मनाया जाता था, माह मना। और इसका मुख्य पर्पज़ यही था कि लोगों को एजुकेट करें, उनको बताएं कि रोड सेफ्टी वो कितनी इम्पोर्टेंट है, पैदल चलने वालों के लिए सुविधा होना कितना ज़रूरी है, प्रॉपर ड्राइविंग की जाए, ड्राइविंग के स्किल्स प्रॉपर आने चाहिए। इसके साथ कैसे हम आम जन का ध्यान रखें रोड सेफ्टी में। तो इस हिसाब से पूरे महीने भर में पूरे जयपुर में और राजस्थान में काफ़ी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें साइकिल रैलीज हैं, जो ग्रीन हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, तो साइकिल्स का बढ़ावा देना है, स्कूल्स को एजुकेट करना, कॉलेजेस को एजुकेट करना, बाइक्स जो ड्राइवर्स हैं उनको एजुकेट करना, ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, तो सभी तरह के प्रोग्राम पूरे महीने भर चले हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स इसमें रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को एक अवेयर किया जाए जी, रोड सेफ्टी कितनी ज़रूरी है। राकेश जी, आपने कहा कि अवेयर किया जाए, जो आपकी अंतिम लाइन थी कि रोड सेफ्टी कितनी ज़रूरी है, आपने अपने तरफ से अपना काम कर दिया कि अवेयर कैसे किया जाए। बात ये भी आती है कि इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ऑन रोल सीधा एक्शन के तौर पे लोगों ने कितना समझा, उनके अंदर कितनी अवेयरनेस आई। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला जनता की तरफ से। एक्चुअली जब कोई भी सुधार हम करते हैं तो उसकी 2 स्ट्रेटेजीज़ होती हैं। पहली तो कानून का सख्ती से पालन किया जाए और दूसरा लोगों को सहयोग किया जाए। जी, तो जब हम कानून का सख्ती से पालन करते हैं तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो कुछ शिकायत करते हैं तो उन शिकायतों को भी दूर करना चाहिए। तो उसी सिलसिले में जैसे हम देखते हैं कि लोग रश ड्राइविंग करते हैं, बहुत कई लोग देखते नहीं है कि किस तरह से, तो हमारे जो कैमरे लगे हैं तो वो कैमरे देख लेते हैं और उनके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस पहले इजीली कह सकते हैं कि आवेदन होते हैं और फिर वो कई तरह की शिकायतें प्राप्त होती है। तो उसको भी धीरे धीरे हमने जयपुर शहर में हम थोड़ा बदलाव लाए हैं और उससे लोगों को
थोड़ी सुविधा आगे होगी। इसके अलावा हमने देखा है कि काफ़ी NGOs आगे आए हैं और कुछ मोटर ड्राइविंग स्कूल्स हैं वो आगे आए हैं, डीलर्स आगे आए हैं और सब ने रोड सेफ्टी के प्रोग्राम्स किए हैं और जनता ने इसको सराहा है। और हम ये देख रहे हैं कि लोगों अब धीरे धीरे रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक हो रहे हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस ने भी कुछ चौराहों को नॉन टॉलरेंट चौराहे माने हैं, जहां वो ज़ीरो टॉलरेंस की उनकी पॉलिसी है कि कोई भी रोड का होगा। तो बड़ा अच्छे इस तरह के विभिन्न तरह के प्रोग्राम्स बीच बीच में चले हैं। लेकिन देखिए ये एक निरंतर प्रोसेस है, एक महीने में या सप्ताह में हो नहीं सकती, तो ये चीज़ें जारी रहेंगी। उससे लोग, मुझे लगता है कि लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस आएगी और रिस्पॉन्स मिलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है कि ये निरंतर प्रक्रिया है और ये केवल ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम बना दिया जाए, बल्कि ये अभियान है और इस अभियान में हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और जब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो फिर ये चीज़ें, माहौल जो है उसको सही बनाने में समय हमें कम लगेगा और गति ज़्यादा मिलेगी। आपने चूँकि लाइसेंस की बात की और ड्राइविंग लाइसेंस के खासतौर पर, और आपने ये भी कहा कि कैंसल्स जो है वो भी कर दिए जाते हैं, तो हम दोनों तरीके की बात कर लेते हैं। एक तो ये चीज़ की ड्राइविंग लाइसेंस बनने की प्रक्रियाओं में पहले कई बार लोग उलझते थे कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाना है, उधर जाना पड़ेगा, फिर वहां पर इतना समय लगेगा, इतने चक्कर काटने पड़ेंगे। तो आदमी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने बाद में जाता था, उसको सिरदर्द पहले शुरू हो जाता था। उस सिरदर्द से निजात देने के लिए किस तरह की गोली आप लोगों ने बनाई है कि लोगों को ये परेशानी से वो है वो नहीं भुगतनी पड़े? एक्चुअली क्या है कि पहले जो ड्राइविंग ट्रैक जो था वो मैनुअल था जी, तो उसमें इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा थे। तो अभी राजस्थान सरकार ने बड़े अच्छी पहल करके और इसको ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक कर दिया है। तो जहाँ तक आवेदन की बात है, आवेदन हम एम परिवहन जो हमारी सॉफ्टवेयर है, परिवहन.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सॉफ्टवेयर है, वहाँ आप जाते हैं, वो वेबसाइट है, वहाँ आप जाते हैं तो वहाँ अलग अलग लाइसेंस के लिए सर्विसेज दी हुई है। तो आप क्या चाहते हैं, आप लर्नर्स लाइसेंस चाहते हैं, रेगुलर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो वहाँ आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने पे स्वतः ही, और फिर आप चयन कर सकते हैं कि आप ड्राइविंग टेस्ट कहाँ दे, आप जयपुर के निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं, तो वो जगह का, और फिर आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से टाइमिंग्स बुक कर सकते हैं और फिर उसको आप लेके जाइए, वहाँ उसको जो ड्राइविंग ट्रैक है, जो ऑफिस है जहाँ बना हुआ है, वहाँ आप लेके जाइए, वो आपकी एंट्री वगैरह करके फिर वो ड्राइविंग ट्रैक पे आपका टेस्ट होता है। और दिस टेस्ट इज़ टोटली ऑटोमेटेड, तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है और काफ़ी अच्छी सुविधा एक ये हुई है, जिससे लेकिन लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर इसमें आगे आना है। तो इजीली ये ड्राइविंग टेस्ट जो है, लोग जिनको गाड़ी चलाना आता है वो पास कर सकते हैं। और इसमें जो लोगों को लगता था कि हम उससे मिलें, इससे मिलें, वो कोई आवश्यकता नहीं है और ये बहुत ही स्मूथ सिस्टम है। आपने जो कहा कि इससे मिले और उससे मिले, इसका मतलब हम लोग सीधा सीधा लेते हैं कि जिस तरीके से पहले एजेंट्स की भूमिका हुआ करती थी कि भाई इससे मिल लीजिए, इसको कुछ दे दीजिए, जल्दी हमारा काम हो जाएगा, हमें परेशानी नहीं होगी, तो वो एजेंट्स की भूमिका लगभग खत्म हो गई। मुझे नहीं लगता किसी भी बीच के व्यक्ति की आवश्यकता है। ड्राइविंग टेस्ट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करें, वेबसाइट पे आवेदन करें। सारथी पोर्टल है, परिवहन जब हम खोलते हैं वेबसाइट तो उसमें सारथी पोर्टल है, सारथी में चलाने वाला जी। तो वो जब हम खोलते हैं तो उसके बाद सर्विसेज आप चयन करें, आप अपना टाइम स्लॉट बुक करें और उसको आप लेके जाएं और वो जो DTO जहां लाइसेंसिंग है उनके सामने आप पेश करेंगे तो वहां प्रोसीजर बना हुआ है, आपका फेस रीडिंग होगी, आपका फ़ोटो चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको ड्राइविंग ट्रैक पर अलाउ करेंगे। और आप एक आपकी कार में कार्ड रखा जाता है, चिप रखा जाता है, तो वो कार्ड अपने आप वो रीड करता है और वो वीडियो बना के देता है पूरा, और बहुत उसमें आपका टेस्ट पास है। इसके लास्ट में इसमें बड़ी सुंदर व्यवस्था ये है कि जब आप ट्रैक कंप्लीट पूरा कर लेते हैं तो आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगा कि आप पास हुए हैं, फेल हुए हैं। अच्छा, ओके जी। तो लास्ट में ट्रैक कंप्लीट करने के बाद, अपना ड्राइविंग कंप्लीट करने के बाद यू कैन चेक इट कि आई एम पास्ड। तो ये एक अच्छी सुविधा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता, जैसे आपने कहा कि किसी भी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत है, ये स्वतः है। तो इसमें राकेश जी क्या कुछ एक डेट्स वगैरह मेंशन हो जाती हैं? बिकॉज अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि आजकल अभी इस समय मौसम चल रहा है, मान के चलते हैं कि 1 महीने बाद होली का त्यौहार आने वाला है, कोई बाहर कोई व्यक्ति रहता है, बंगलौर में रहता है, दिल्ली में रहता है, लेकिन उसको टेस्ट के लिए यहाँ आना होगा और वो दिल्ली से ही अपना ऑनलाइन ये सब सबमिशन करता है और होली के मौके पर 2 दिन पहले क्या उसको डेट मिल सकती है? क्या वो डेट मांग सकता है? आप अपने अकॉर्डिंगली डेट दिया करते हैं? देखिए, इसमें आप
पूरे संसार में कहीं से भी आवेदन कर सकते जी। हैं, ज़रूरी नहीं है देश से करें। जी। आप लेकिन आप जयपुर के हैं तो डेफिनेटली ठीक। जयपुर और राजस्थान के आप होने चाहिए। आप आवेदन उसमें कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आप अपनी सुविधा से डेट चेक कर अच्छा, सकते हैं। ओके। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि डेट्स जो हैं वो थोड़ी 10-15 दिन बाद से शुरू होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्लॉट बुक होते हैं। तो बिल्कुल। जब आप चेक करते हैं तो वो डेट्स फिर आगे की डेट्स आपको मिल जाती है। उन डेट्स में आप सुविधा अनुसार डेट्स चयन कर सकते हैं और फिर उस डेट को आप आ सकते हैं। अत्यावश्यक परिस्थितियों में कि जहाँ लगता है कि बहुत अर्जेंसी इस तरह का कुछ है, तो कुछ एक राइट्स डिपार्टमेंट ने रखे हैं, वहाँ स्पेशल परमिशन भी दे सकते हैं, लेकिन इन जनरल आप वो उन्हीं डेट्स पे आपका चयन किया जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से हर चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है, जो पारदर्शिता की बात आ रही थी, जो इवन केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, सरकार सभी लोगों के लिए होती हैं और लोगों के हितों में ही कार्य करती हैं। जो पारदर्शिता व्यवस्था में कि आप मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करो या मिनिमम गवर्नमेंट की बात करो, तो वो ट्रांसपेरेंसी मुझे लगता है कि हर तरीके से खासतौर पर RTO विभाग में यातायात के समक्ष दिखाई दे रही है लोगों को। बिल्कुल, केवल लाइसेंसिंग ही नहीं, लाइसेंसिंग के अलावा भी हमारा प्रयास है कि जितनी भी दूसरी सर्विसेज है, किसी का एड्रेस चेंज करना है और किसी को डुप्लीकेट लाइसेंस लेना है, किसी को और दूसरी सर्विसेज है, तो हम कोशिश, हमारा प्रयास अल्टीमेटली यही है कि लीस्ट ह्यूमन इंटरवेंशन रहे, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, जैसे आपने कही। तो वही हमारा उद्देश्य है कि लोगों को आना ही नहीं पड़े, उनका काम ऑटोमेटिक घर बैठे हो, स्वतः हो, और काफ़ी अच्छी धीरे धीरे व्यवस्था ये हो भी रही है। तो लेकिन डेफिनेटली आपके डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो कंप्लीट है तो आप एड्रेस चेंज है, दूसरी है आपने गाड़ी ली है, गाड़ी लेने का उसका रजिस्ट्रेशन है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे सुधार जारी रखेंगे हम, और हमारा पर्पज़ यही है कि लोगों को बेहतर सुविधा मिले, घर बैठे मिले जी। और जो ऑफिस के सो कॉल्ड जो चक्कर लोग काटते हैं, यानी कि समय जो है वो बचेगा, समय बचेगा तो अधिक उपयोगी चीज में वो समय काम में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, थोड़ी बात करते हैं पर्यावरण की, क्योंकि पर्यावरण अगर होता है तो हम हैं, हमारे यहाँ 5000 साल 7005 साल उससे भी पुरानी संस्कृति बताते हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि अगले 100-200 साल में परिस्थितियां बहुत विकट होने वाली हैं, खराब होने वाली हैं। और उसका कारण ये है कि पिछले 100-150 सालों में जिस तरीके से, खासतौर पर भारत नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में प्रकृति का जो दोहन किया गया है, उस दोहन का परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है, हमें आने वाली जनरेशन को और भुगतना पड़ेगा। ऐसे में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए भी कुछ बड़े प्रयास होने चाहिए, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर साल टेस्ट किए जाते हैं, प्रदूषण नियंत्रण जो आयोग है, विभाग है, वो उसके लिए टेस्ट करता है, लेकिन थोड़ी कभी कभी परेशानियां तब आ जाती हैं। राकेश जी, उसके बारे में भी आप कुछ कहें कि आम सामान्य जनता तो जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वो करवा लेते हैं चीज़ें, लेकिन जब वो देखते हैं कि कोई बस जा रही है या कोई टेम्पो जा रहा है और उसमें काला धुआं निकल रहा है, तो फिर एक मन में एक सकुचाहट, एक बात आती है कि भाई मैंने तो करा लिया, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं जिनके कारण से इतनी आवाज़ हो रही है, इतना ध्वनि प्रदूषण, साइलेंसर्स बहुत जोर जोर से बज रहे हैं, तो ऐसे में उनके बारे में क्या करते हैं? एक्चुअली जो परिवहन विभाग की पॉलिसीज़ हैं, अब जो पॉलिसी जो आ रही हैं, उसमें भी इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि जो व्हीकल्स बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दोनों हम उस पर कार्रवाई करते हैं। जगह जगह पॉल्यूशंस के सेंटर भी खोले हुए हैं। फिटनेस जब जो मैंडेटरी है व्हीकल्स की, तो जब फिटनेस गाड़ियों की होती है तो उस समय भी उनका पॉल्यूशन चेक किया जाता है। पॉल्यूशन चेक करने के बाद ही वो गाड़ियाँ, लेकिन कुछ लोग कानून तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात अब ये हो रही है कि अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी 15 साल से पुराने जो व्हीकल्स हैं, जी बिल्कुल, उन व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। उसका उद्देश्य यही है कि जो कार्बन इमिशन की हम बात कर रहे हैं, जो कार्बन फुटप्रिंट कितना हम छोड़ रहे हैं हमारे अर्थ पे, तो ये उस पर बहुत काम जारी है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कुछ वर्षों में इस पर भी काफ़ी कंट्रोल होगा। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कार जो हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स बढ़ती जा रही हैं। तो जैसे पेट्रोल डीजल की कार के साथ साथ इलेक्ट्रिक कार का मार्केट वो बढ़ता जा रहा है। तो लोग डेफिनेटली इसको ऑप्ट भी कर रहे हैं, जो लोग जो समझदार हैं लोग। थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन मुझे लगता है कि साल में चीज़ें बदल जाएं। कॉस्टली है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रिफिकेशन से आप उसको इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशंस वगैरह होंगे, जिसकी प्रक्रिया भी चल रही है, तो लोगों को फिर सुविधा होगी और एक अच्छा
आवाज़ नहीं करती हैं, तो वो लोग उस ओर बढ़ रहे हैं। तो लेकिन ये पर्यावरण के लिए हम सबको ही समझना पड़ेगा, ये कोई कानून से या उससे नहीं हो सकता, अवेयरनेस वाली हम सबको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं और लोग भी कोशिश जारी रखें, तो डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में हम इसमें अचीवमेंट देखेंगे। राकेश जी, जिस तरीके से बीमा निगम वाले ये बात करते हैं कि आज भी और कल भी, या फिर हम कहते हैं कि अर्थ के बिना सब कुछ व्यर्थ है, व्यक्ति अगर किसी दुनिया से चला जाता है किसी भी कारण से, तो जो इंश्योरेंस की बात आती है, क्योंकि वो लोगों को कई बार मालूम ही नहीं होता है कि इस व्यक्ति का यहाँ इंश्योरेंस था, व्हीकल इंश्योरेंस खासतौर पे था, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की जिस तरह से बात करते हैं। और उसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा कि किसी का बाइक का या स्कूटर का या गाड़ी का 1-2 साल इंश्योरेंस छूट गया, तो फिर वो छोड़ देता है कि ठीक है मैं चालान कटवा लूँगा या फिर रहने दूंगा, अब तो बहुत महंगा मिलेगा, गाड़ी पुरानी हो गई है तो क्या फ़ायदा है। ऐसे में उसका क्या कुछ ध्यान देना चाहिए? एक्चुअली देखिए, इंश्योरेंस करवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर इंश्योरेंस में लापरवाही करते हैं और कोई बड़ी घटना होती है, तो जो थर्ड पार्टी क्लेम्स हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो चाहे आपकी जितनी गाड़ी की कीमत नहीं है, उसकी 50 गुना 100 गुना तक आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है अगर क्लेम बड़े होते हैं जी। और किसी इस तरह का नुकसान किसी को होता है। तो इंश्योरेंस, चाहे इंश्योरेंस की रेट्स ठीक है थोड़ी बहुत वेरी करती है, लेकिन गाड़ियों का इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस नहीं होने की वजह से हम क्षणिक लाभ के लिए जी। और हम ये देख सकते हैं कि उसको भारी नुकसान हो सकता है। तो इंश्योरेंस तो मस्ट है, और इंश्योरेंस के लिए आजकल तो इतने ऑनलाइंस वो अवेलेबल हैं। बिल्कुल। और जब भी नई गाड़ी आप खरीदते हैं तो जो डीलर्स हैं वो भी इंश्योरेंस 3 साल का इंश्योरेंस, वो जनरली 3 या 4 साल का वो इंश्योरेंस करवा के भी देते हैं, वो आप उसमें प्लान देख सकते हैं। लेकिन गाड़ियों का मिनिमम इंश्योरेंस जो है वो आपको करवा के रखना चाहिए। इंश्योरेंस अगर जंप हो जाता है तो आपके पास चांस है कि उसको दोबारा आप करा सकते हैं, और थोड़ा बहुत चार्ज में थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन इंश्योरेंस गाड़ी का कराना आवश्यक है। आपका एक्सीडेंट हो गया है तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है तो तब एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, तो इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक सिग्नल्स की अगर हम बात करें राकेश जी, तो किस तरह से आपने देखा पिछले कुछ समय में, जब से आपने ज्वाइन किया है उससे पहले भी, कि अभी इस जनरेशन में या इस दौर में लोगों में किस तरीके की समझ आई है? पहले ये होता था कि भाई फटाफट से निकल जाइए, ये जो जैसे ही येलो लाइट हुई उससे पहले निकल जाइए, और बहुत मुश्किल और बहुत ऐसे हालातों का सामना हमारे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को खासतौर पर करना पड़ता है जब वो बीच चौराहे पर घूमते हैं, किसी के लिए, किसी को रोकने के लिए, करने के लिए। हर किसी का जीवन है तो उनका भी जीवन है, वो वहाँ पर दोपहर में, धूप में, सर्दी में, हर तरीके से वहाँ पर खड़े रहते हैं। ऐसे में आपने कैसा रिस्पॉन्स लोगों का देखा इन चीज़ों में इस दौर में? देखिए, निसंदेह अभी काफ़ी सुधार आया है, लोगों में भी सुधार आया है, कुछ सख्ती से आया है, कुछ लोग एजुकेशन से आया है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग अभी भी वो समझते हैं कि कानून क्या है और इस तरह के, तो उनको समझाने की ज़रूरत है, अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है। और जयपुर का जहाँ तक मैं जयपुर सिटी की बात करूँ, जयपुर का ट्रैफिक कंट्रोल काफ़ी बेहतर स्थिति में है अन्य राज्यों के शहरों की तुलना में, और अच्छा मैनेजमेंट यहाँ जयपुर ट्रैफिक ने और साथ में मिलके किया हुआ है। और एक बड़ी समस्या लेकिन है, लोग रॉन्ग साइड चलते हैं तो मैंने भी देखा है, और थोड़ी सी बचत के लिए कि थोड़ा सा वो कट है उसको अवॉइड करने के लिए वो रॉन्ग साइड चलते हैं, वो एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। और ये बात बार बार जब भी कहीं में इवेंट होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो मैं कहता भी हूँ कि भाई आप रॉन्ग साइड नहीं चलें, आप थोड़ा सा कट है तो आप उसको पार कर लें और उसी लेन में चलें। तो इससे एक बहुत बड़े एक्सीडेंट, क्योंकि अचानक आप देखते हैं कि लोग दूसरी तरफ से आते हैं और रॉन्ग साइड वाले का पता नहीं होता, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते, और वहाँ बड़े भारी एक्सीडेंट होते हैं, और बाइक्स के एक्सीडेंट बहुत होते हैं। और अगर हेलमेट नहीं है तो कुछ भी अच्छा, वो हेलमेट भी लोग कई बार बहुत टेम्परेरी लगाते हैं, हेलमेट पूरा लगाना चाहिए, बंद करना चाहिए पूरा उसका, इवन जो उसका जो कवर है वो भी, तो वो काफ़ी सेव हो सकता है। तो सुधार तो आया है, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि जो परफेक्शन है, लेकिन जैसे जैसे हम कैमरे अब बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस भी कैमरे लगा रही है काफ़ी, और उन कैमरे से जब पता चलता है तो लोगों के जब लाइसेंस कैंसिलेशन की नोटिस आती है, क्योंकि इनकी जो लाइसेंस कैंसिल होने के बाद अपील हमारे यहाँ आती है जी, 3 महीने के लिए लाइसेंस कैंसिल हो जाता है अगर आपने रेड लाइट जंप की है, ओवर स्पीडिंग की है,
तो वो ऑटोमेटिक आपका लाइसेंस कैंसिल उसका होकर मैसेज अगले आदमी के पास पहुंच जाता बिल्कुल होगा। बिल्कुल, तो वो कैंसिल हो जाता है और फिर उसकी अपील हमारे पास आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट टाइमर है, क्या पोजीशन है, तो उस हिसाब से। लेकिन ये पोजीशन आनी नहीं चाहिए। जी। लोग कोशिश करना चाहिए जब तक कि ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं हो, कोई उसके लिए एम्बुलेंस है, दूसरी चीज़ें हैं, तो इन जनरल तो देखते हैं सुधार तो है लेकिन कंटिन्यूस रखेंगे तो डेफिनेटली इसमें हो रहेगा। ठीक बात है, सुधार तो है। अब कंटिन्यू एक प्रक्रिया है, जिस तरह की हम पहले भी बात कर रहे थे, और अगर इस प्रक्रिया के तौर पे हम धीरे धीरे करके लगातार आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं और मैनेज हो भी जानी चाहिए। हम बात करें अगर कुछ डिपार्टमेंट्स के आपसी सहयोग की, क्योंकि परिवहन विभाग की बात करें, चाहे आरटीओ हो, यातायात पुलिस की बात करें, और साथ साथ में सड़कों की भी बात करें, क्योंकि अगर सड़क पे कुछ गड्ढा है जिसका आपको पता ही नहीं है कि कब हो गया, कैसे हो गया है, या सड़क टूटी हुई है और बीच में से इतना इस तरीके का गैप आ रहा है, तो आप थोड़ा सा पहिया इधर से उधर हुआ, अगर आप व्यक्ति को कम गाड़ी चलानी थोड़ी ठीक से नहीं आती है तो स्कूटर आगे गिर जाता है, तो यहाँ पर आप किसी को चलाने को दोष देंगे या सड़क बनाने वाले को दोष देंगे या किसी विभाग वाले की बात करेंगे, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन इन सभी डिपार्टमेंट्स में किस तरीके से आप लोग करके रखते हैं? क्योंकि गलियों में भी कई बार, जिन एज ग्रुप्स की बात आप कर रहे थे, वहाँ पर बहुत तेज़ रफ्तार से चीज़ें चलती हैं और हर गली में गार्डन नहीं होता है बच्चों के खेलने के लिए, वो सड़क पर भी खेल रहे होते हैं। तो अगर वहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं है और तेज़ व्हीकल जा रहा है तो फिर किस तरीके से करें? वहाँ पर तो कैमरा भी नहीं है। एक्चुअली जैसे जयपुर शहर के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है, जो जयपुर डिवीजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में, जेडीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। वो पूरे शहर के लिए जो सुधार है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के जो इम्प्रूवमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, उस पर डिसीजंस लेती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो नया मोटर व्हीकल एक्ट भारत सरकार से जो आया है, उसमें यहाँ तक प्रावधान किए हैं कि यदि जो रोड कंस्ट्रक्शन की जो एजेंसीज़ हैं जी, उनकी चूक से कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, वो होते हैं, तो परिवहन विभाग को शक्तियाँ दी गई हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ऐसी हमने कार्रवाई शुरू भी कर दी। अभी मैं अजमेर रोड पे गया था तो वहाँ एक रोड का काम चल रहा है और वो कई दिनों से वहाँ वो काम चल रहा है, प्रॉपर प्रोटेक्शन था नहीं, तो हमने उनके खिलाफ एक कार्रवाई प्रारंभ की है। तो ऐसे अब प्रावधान आए हैं। और लेकिन फिर भी जो रोड इंजीनियरिंग है, वो रोड इंजीनियरिंग में लगातार सुधार हो रहा है। और जो जैसे आपने कॉलोनीज़ के अंदर की बात की, तो जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, वो यदि डिमांड रखती है, वो बताती है ट्रैफिक को, जेडीए को, नगर निगम को, इवन हम लोगों को भी, तो हम उसको उनमें रखते हैं, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी है उसमें रखते हैं, और वो कमेटी फिर डिसीजन लेती है। तो धीरे धीरे उस पर सुधार हो रहा है। तो इसमें देख रहे हैं आप, जेएलएन मार्ग है, टोंक रोड है, इस पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। अभी जैसे आपने देखा जो जेडीए सर्कल है, उस पर काफ़ी रोड प्रॉपर की गई है। कहीं एक्सीडेंट होने के बाद फिर कुछ सुधार उसमें हुए हैं। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ ऐसे ब्लैक स्पॉट्स नज़र आते हैं, तो उन ब्लैक स्पॉट्स पे कमेटी डिसीजन लेके और फिर उनको सुधार करती है। तो प्लस अब ये जो नया मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रोविजंस किए गए हैं, इससे कुछ और अधिकार दिए गए हैं, तो डेफिनेटली उसको हम यूज़ करेंगे और हम जहाँ कमियां हैं उनको इंगित भी कराएंगे और उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। की कमियों को इंगित भी कराएंगे। मुझे लगता है कि लोगों का जो नैतिक दायित्व है उसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे, और उसमें साथ साथ में वो पॉइंट भी ऐड करें कि चूंकि आपने जो बात की कि एक्सीडेंट्स के बाद में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, वो नहीं हो, तो जनता अगर कोई आदमी देख रहा है उस चीज़ को कि यहाँ पर गड़बड़ है, तो वो किस तरीके से आपको बता सकता है? कुछ उसकी फ़ोटो खींच करके किस डिपार्टमेंट में भेजे, किस वेबसाइट के माध्यम से भेजे, जिससे कि वो भी अपने आप को मॉरली एक ऐसा उसको लगे कि हाँ, मैंने भी कुछ किया, मेरे साथ में नहीं हुआ लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ हो सकता है, तो मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। इसमें भी वो क्या कर सकता है, और आपका अपनी तरफ से कोई और आह्वान? इसमें यह है कि एक भारत सरकार की बड़ी अच्छी राजस्थान सरकार और भारत सरकार गुड सैमरिटन योजना है, भला मददगार जिसे कहते हैं। तो भला मदद, तो पहले जब लोग एक्सीडेंट्स हो जाते थे तो लोग दूर हटते थे कि नहीं कुछ ये पुलिस केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अब इसमें बहुत अच्छा राजस्थान सरकार ने प्रावधान करते हुए कोई इनके इलाज फ्री है। यदि कोई लेके जाता है तो एक्सीडेंट से घायल किसी को लेके जाता है तो इलाज फ्री है उसकी कोई एविडेंस नहीं होगी, उसकी कोई पुलिस इंक्वायरी नहीं होगी। तो लोग बेझिझक जो जिन लोगों का एक्सीडेंट्स वालों को जो हो जाते हैं उनकी मदद करें। इस मदद में उनको विभाग का पूरा सहयोग मिलेगा, पुलिस का पूरा सहयोग मिलेगा। इसके अलावा जो जेडीए है, नगर निगम है और अल्टीमेटली परिवहन विभाग, तो हमने परिवहन विभाग में कोई भी हम समय समय पे मीटिंग्स भी करते हैं। इनकी
जो अलग अलग एसोसिएशंस हैं, अलग अलग उसके साथ, और जब ये जिस तरह का जैसे एनजीओज़ हैं जो रोड सेफ्टी मंथ जो चला है, जो सुझाव आते हैं, इसके अलावा भी पब्लिक कोई भी अपना सुझाव है वो हमारे कार्यालय में आके भी दे सकती है। ठीक है। और आरटीओ पर आप ईमेल भी कर सकते हैं, आरटीओ जयपुर के नाम से ईमेल एड्रेसेस भी हैं, तो आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर हम चाहें तो अपना फ़र्ज़ निभा सकते हैं, अपना नैतिक दायित्व निभाने की उसकी पूर्ति कर सकते हैं, और केवल अपने साथ में भी घटना नहीं हो बल्कि अपनों के साथ में भी वो घटना नहीं हो, क्योंकि हम लोग जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है, यानी कि सब अपने हैं, और सब अपने हैं तो फिर सबके साथ में वो अपनत्व दिखाना भी होगा। सुशासन की बात है, स्वशासन की बात है, हर एक व्यक्ति शासन कर सकता है, लेकिन अपने स्व को ज़रा बढ़ाना होगा, और वही बढ़ा करके वो लोगों के बीच में अपने आप को लेकर के जा सकता है। और यही बात राकेश जी ने भी किसी न किसी तौर पे अपनी बात कही है, रखी है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।